समय बहुत बदल चुका है। रविवार का दिन था और सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन आज दोनों भाई नितिन और सुजीत घर ही थे। दोनों की पत्नियां नेहा और पाखी रसोई में बर्तनों को पटकती हुई काम कर रही थी, जबकि बच्चे मुंह फुलाए अपने अपने कमरों में बैठे हुए थे। आज सबका बाहर घूमने का प्रोग्राम था। सब लोग रिजॉर्ट जाने वाले थे। फिर दिन भर वहां मस्ती करने का प्रोग्राम था। लेकिन जब से सुना है कि नितिन और सुजीत की छोटी बहन रागिनी घर आ रही है, बस तब से सबके मुंह फूल गए। दोनों भाई आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर नेहा रसोई में अपनी जेठानी पाखी के पास गई और उससे बोली, पूरा मूड ऑफ हो गया भाभी। अच्छा खासा प्रोग्राम बना था घूमने का, लेकिन रागिनी को भी आज ही आना था। उसने हमारी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर पाखी बोली, और नहीं तो क्या, उसे भी जरूर कहीं न कहीं से खबर मिल गई होगी ना कि हमने अपने पुश्तैनी जमीन बेच दी है। जरूर अपना हिस्सा लेने उससे हमारी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर पाखी बोली, और नहीं तो क्या, उसे भी जरूर कहीं न कहीं से खबर मिल गई होगी कि हमने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी है। जरूर अपना हिस्सा लेने आ रही होगी। राम ही जाने। मैंने तो भैया को इनसे कहते सुना कि रागिनी आ रही है तो घर पर ही रहना, कोई जरूरी काम है उसे। पर आपकी बात सुनकर लग रहा है कि वो शायद इसीलिए ही आ रही है। और नहीं तो क्या, आजकल के तो घोर कलयुग है। पहले तो फिर भी प्रॉपर्टी में बहनें अपनी हिस्सा छोड़ देती, लेकिन आजकल जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, मुंह फाड़ने लग जाती हैं। देख लेना, इसीलिए ही आ रही होगी। पिछली बार तो बोल नहीं पाई होगी, आखिर बाबूजी जा चुके हुए थे और रिश्तेदार सब यहीं थे। लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेगी, पाखी ने कहा। पर एक बात समझ नहीं आई दीदी, भला उसे कैसे पता चला कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी? हमने तो एक काम बहुत ही चोरी छुपे किया था। उसे तो बिल्कुल भनक नहीं लगने दी थी, नेहा ने कहा। अरे, लोगों से दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। जरूर किसी न किसी ने आग लगाई होगी। अब काम भी इतना चोरी छुपे गैर कानूनी तरीके से किया है, पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए देवर जी और ये दोनों परेशान हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अरे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत नाराज होगी, गुस्सा होगी और चिल्लाएगी। इसके अलावा वो क्या कर सकती है? दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी पंचायती कर रही थी। इधर दोनों भाई भी थोड़े परेशान थे कि आखिर कैसे अपनी बहन रागिनी को संभालेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही नितिन और सुजीत के पिता की मृत्यु हुई थी। माँ तो बहुत पहले ही दुनिया से चल बसी थी। पिता अपने पीछे अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे। एक बड़ा सा घर था जिसमें दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। काफी सारे गहने थे और इसके अलावा एक पुश्तैनी जमीन भी थी। उनकी एक बेटी भी थी, रागिनी, जिसका विवाह हो चुका था। वो अपने पति और परिवार के साथ अपने ससुराल में खुश थी। पिता अपने अंतिम समय में रागिनी के पास ही थे, क्योंकि वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। भाभीियों के पास तो आए दिन कोई न कोई बहाना होता था, और सबसे बड़ा बहाना तो ये था कि भला ससुर की सेवा कैसे करें, उन्हें अपने हाथों से कैसे खिलाएं पिलाएं। भाइयों के पास इतना वक्त नहीं होता था। वो तो सुबह के गए रात को आते थे, और हर सप्ताह घूमने फिरने जाने वाले इन लोगों के पास नौकर रखने के जितने पैसे नहीं थे। आखिर अपने पिता की हालत देखकर रागिनी उन्हें अपने साथ ले गई थी।
उसके पति और ससुर को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। खैर, जब कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव को दोनों भाई अपने घर ले आए और वहीं से सारा क्रियाक्रम किया गया। कहीं बहन अपना हिस्सा न मांग ले, इसलिए दोनों भाइयों ने कहा था कि हम अभी प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। खैर, रागिनी ने भी यही सोच रखा था कि उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आखिर पिता जीते जी जिन भाइयों ने कभी याद नहीं किया भला वो पिता के जाने के बाद क्या व्यवहार निभाएंगे, और फिर उसके पास क्या कमी है जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। जितनी उसके पति और ससुर की कमाई थी उसमें उनका गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। उसके घर निर्णय में उसके ससुर और पति के साथ थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रागिनी आज अपने मायके आ रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भैया के जोर से बोलने की आवाज आने लगी। देखो रागिनी, तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा इसकी कोई उम्मीद मत करना। माता पिता की प्रॉपर्टी पर भाइयों का माता पिता की प्रॉपर्टी पर भाइयों का अधिकार होता है। आखिर उनके सारे कर्जे हम चुका रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमारा ही हक होगा। उनकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गए। ये क्या कह रहे हो? सारे कर्ज हम चुका रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमारा ही हक होगा। उनकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गए। ये क्या कह रहे हो भैया? पहली बात तो जहां तक मुझे याद है पापा के नाम पर कोई कर्जा नहीं था, और दूसरी बात, अगर कोई कर्जा भी है तो भी तो मुझे बताइए, मैं भी बराबर योगदान दूंगी कर्जा चुकाने में, पर मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी। रागिनी ने कहा। अरे अब कौन सा कर्जा, सारे कर्जे तो हमने चुका दिए, तो अब क्या फायदा। एक बात बताओ, क्या हिस्सा इतना जरूरी हो गया कि इसके लिए अपना मायका छोड़ दोगी? कल को आपके आपके कल को आपके बच्चे की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? हम ही लोग ना। आपकी बात पाखी ने कहा। माफ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात। आप ही रखिए अपना भात, मैं आपके भात का बंदोबस्त खुद कर लूंगी। रागिनी ने पलटकर जवाब दिया। हे भगवान, देखो तो कितना लालच भरा है इसमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भाभीियों के सामने ही हो गई। छोटी भाई ने कहा, भैया मुझ में लालच भरा हुआ है ये आप कह रहे हो? वो लोग जो झूठ दस्तावेजों पर प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं वो लोग ये बात कह रहे हैं कि कितने शर्म की बात है। अचानक रागिनी ने कहा तो सबकी बोलती बंद हो गई। आखिर रागिनी को कैसे पता चला? इतने में सुजीत ने हकलाकर कहा, क्या कि क्या कहना, क्या चाहती हो तुम? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे लोग तुझे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। अच्छा, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है ना उसी की आवाज हकलाने लगती है। शर्म नहीं आई आप लोगों को? मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर पुश्तैनी जमीन बेचकर आ गए। अब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था, तब याद नहीं आया कि इसी मरी हुई बहन के यहाँ भात भी भरना है। रागिनी ने कहा तो काफी देर तक किसी से कुछ कहते ही नहीं बना। अब चुप रहने वाली थी कि रागिनी, तभी घर के बाहर पुलिस खड़ी देखकर भाइयों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। रागिनी, तूने पुलिस बुला ली? बहन, हम तेरे भाई हैं, थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचो, लोग क्या कहेंगे। सुजीत रागिनी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला।
ये तो मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर प्रॉपर्टी बेचने से पहले सोचना चाहिए था। भैया याद रखिए, कुछ गलती माफी के योग्य नहीं होती। दोनों भाई और भाभियां रागिनी की पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ ही साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने पर दोनों भाइयों को जेल तक हो सकती है। इसलिए वो लोग अपने बच्चों की दुहाई देते हुए रागिनी से माफी मांगने लगे। उस समय जो रागिनी ने कुछ नहीं कहा, आखिर उन लोगों को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर अपने पति के कहने पर सौम्या ने अपनी शिकायत वापस ले ली। कुछ दिनों बाद काफी मनमुटाव के बाद रागिनी को उसका हिस्सा दे दिया गया, लेकिन अब बोलचाल व्यवहार पूरी तरह से खत्म था। दोस्तों, मेरी यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी और दिलचस्प कहानियां लेकर आ जाए। दोस्तों, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।